बच्चों, पाठ का नाम कारतूस, जिसको लिखा है हबीब तनवीर जी ने। हबीब तनवीर जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, फिर आपको जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, तो और अच्छे से ये पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। तो ये दो चार लाइन जरूर सुनना समरी के रूप में। देखो, कारतूस पाठ के नाम का अर्थ है बंदूक में जो गोली भरी जाती है उसको कहते हैं कारतूस। कारतूस कह लो या बारूद कह लो, तो वो कारतूस इस पूरे पाठ का नाम क्यों रखा गया ये बात बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में। उससे पहले इस पाठ के बारे में सुनो। दरअसल ये एक पाठ है एकांकी। एकांकी का मतलब एक तरह का नाटक। नाटक के रूप में जैसे आपके स्कूल में भी प्ले होता होगा, तो वो प्ले ही है ये। लेकिन ये प्ले एक्चुअल का है, मतलब कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये वास्तविक घटना है। हुआ क्या था, ये टाइम है 1799 का। 1799 में अंग्रेजों का जमाना था, है ना। अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना रखा था। उस समय एक जाबाज व्यक्ति थे, कौन? वजीर अली। वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। कितने प्रयास किए गए अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन वजीर अली हाथ नहीं आया। दरअसल वजीर अली ने अंग्रेजों के एक वकील को मार गिराया, मार दिया। उसके बाद वो फरार हो गए। अब अंग्रेजों की जो सेना है, अंग्रेजों के गवर्नर जनरल, यहां तक कि लेफ्टिनेंट कर्नल, सब के सब इस वजीर अली को पकड़ने में लगे हुए हैं। और यहां तक कि अंग्रेजों को यह भी पता है कि किस जंगल में वजीर अली छुपा है, लेकिन उस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वजीर अली हाथ ना आया। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों की सेना और अंग्रेजों के कर्नल, लेफ्टिनेंट सब वहीं उसी जंगल में डेरा डाले हुए हैं, एक टेंट, एक तंबू लगाए हुए हैं, वहीं पर रहते हैं और वही खोजबीन चल रही है। लेकिन अब हुआ क्या, वजीर अली उनके खेमे में, यानी उनके टेंट, उनके तंबू में आता है, कारतूस लेता है, बल्कि लेता नहीं है, मांगता है, और वो उसको कारतूस दे भी देते हैं, और वो वहां से फरार हो जाता है। और उनको पता भी नहीं चलता कि ये हुआ क्या। मतलब वजीर अली आया, कारतूस लिए, और बल्कि लिए नहीं, मांग कर वहां से चला गया, और अंग्रेज कुछ कर भी नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए हुआ क्या। अब ये कहानी क्या है, मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनना। ये एक नाटक के रूप में लिखी गई और ये सच्ची घटना है। तो क्या है इस नाटक के पात्र, पहले देख लीजिए। कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार, ये चार कैरेक्टर हैं। इसके अलावा अवधि, इस नाटक की अवधि 5 मिनट की, जो हमें प्ले नहीं करनी, हमें तो पढ़नी है। जमाना यानी ये टाइम चल रहा है 1799 का, जब अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था हमारे देश को। समय है रात्रि का, और ये जो स्थान है वो जंगल का ही है। स्थान यहां पर गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज, ये कालिंज नाम है कर्नल का, उनके खेमे में, खेमा मतलब टेंट, तंबू, कुछ भी कह लीजिए, का अंदरूनी हिस्सा है। मतलब अंदरूनी हिस्से में कुछ बातचीत चल रही है। किस किस के बीच? कर्नल कालिंज के और लेफ्टिनेंट के बीच। अब ये कर्नल और लेफ्टिनेंट में फर्क क्या होता है, आसान भाषा में समझाऊं तो ये पोस्ट है अलग अलग, ठीक है। अगर और आसान भाषा में समझाऊं तो आप के स्कूल में एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है टीचर। दोनों में क्या फर्क होता है? वही फर्क, कर्नल प्रिंसिपल और लेफ्टिनेंट टीचर, इतना फर्क है। मतलब कर्नल को पूरा स्कूल दिया गया है और लेफ्टिनेंट को एक क्लास दी गई है। समझ में आ गया? पर ये फोर्स की बात हो रही थी, मतलब सेना की बात हो रही थी, यहां कोई स्कूल नहीं है। चलिए, वैसे समझाने के लिए समझाया था। चलिए, दो अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं, कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट। मतलब ये दोनों खेमे के बाहर हैं, चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है, ये दृश्य है। चलिए, कर्नल क्या कहता है, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। अब लेफ्टिनेंट इसके जवाब में कहता है कि हफ्तों हो गए यहां खेमा डाले हुए, खेमा मतलब वो टेंट या डेरा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं, मतलब और सिपाही हैं वो भी तंग हो चुके हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता, मतलब पकड़ में ही नहीं आ रहा। कर्नल कहते हैं कि उसके अफसाने सुन के, अफसाने मतलब कहानियां सुन के, तो रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। रॉबिन हुड जानते हो, नाम पहले भी सुना होगा, अंग्रेजों का ही एक तरह का डाकू कह सकते हो। अंग्रेजों को लूट कर गरीबों में वो बांट दिया करता था, जितनी भी दौलत वो लूटता था। तो ये रॉबिन हुड की खासियत थी, लेकिन अंग्रेजों के तो वो खिलाफ था ना, इसलिए अंग्रेज उससे भी दुखी थे। तो ऐसा ही कहा कि उसके अफसाने सुन के, किसके? वजीर अली के अफसाने सुन के तो रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, कोई 5 महीने हुकूमत यानी शासन किया होगा। किसने? यहां वजीर अली की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं वजीर अली के बारे में? कर्नल कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है, अंग्रेजों के खिलाफ किस कदर नफरत हो चुकी है कि कोई 5 महीने उसने हुकूमत की थी। मतलब वजीर अली ने शासन किया था। यह भी बताऊंगा कौन सा शासन, कैसा शासन, अभी बताता हूं। कोई 5 महीने शासन की होगी, मतलब शासन किया होगा, मगर इस 5 महीने वो अवध के दरबार के अंग्रेजी असर से
बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। अब शासन के बारे में सुनो, ध्यान से सुनना। देखो, दो भाई हैं, याद रख लेना, आसिफ उद्दौला और शहादत अली। ये दोनों भाई हैं। आसिफ बड़ा है, शहादत छोटा है। बड़ा होने के नाते इसका शासन है, मतलब ये राजा कह सकते हो आप। आसिफ राजा है, किसका? अवध के दरबार का। अवध के दरबार का राजा आसिफ। अब इसकी कोई संतान नहीं थी, तो कायदे से देखा जाए तो उसके छोटे भाई को ही शासन मिलना था। इसके बाद यानी आसिफ के बाद इसको शासन मिल जाएगा, ऐसा शहादत अली निश्चिंत था, आश्वस्त था। उसको पता था कि इसकी संतान तो होगी नहीं, और हो भी गई तो लड़का होगी, ये कोई जरूरी तो है नहीं। अगर लड़का नहीं हुई तो मुझे ही शासन मिल जाएगा। आसिफ के लड़का हो गया जिसका नाम वजीर अली, जिसके बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, याद रख लेना। आसिफ के बेटे का नाम वजीर अली। अब वजीर अली जब संतान उत्पन्न हुई, धीरे धीरे बड़ी भी हो रही है, और बड़ा होने के बाद आसिफ के बाद उसके बेटे यानी वजीर अली को ही शासन मिलना था। यह बात सादत अली को कैसे गवारा होती, इसीलिए सादत अली दुश्मन है एक तरह का, किसका? वजीर अली का। और वजीर अली का दुश्मन अंग्रेज भी है, तो चोर चोर मुसेरे भाई, मतलब अंग्रेज और सादत अली दोनों दोस्त बन गए। क्यों, कैसे बने, ये भी बता देता हूं। सादत अली ने काफी मात्रा में धन दौलत लुटा दी, किसके नाम? अंग्रेजों के नाम, काफी मात्रा में, कि अवध का दरबार का राजा मैं बन जाऊं तो मैं आपको इतना कुछ दे दूंगा। अंग्रेज तैयार हो गए। आसिफ की डेथ हो चुकी थी। अब स्थिति यह थी कि अब वजीर अली को शासन मिलना था, लेकिन वजीर अली को शासन न देकर सादत अली को अंग्रेजों ने शासन दे दिया। कैसे? ये कहकर कि तुम उस राज्य को संभाल लो या उस राज्य में चले जाओ, आपको हम 3 लाख रुपए सालाना वजीफा दे देंगे। ये कहकर वजीर अली अब तैयार हो गया या जबरदस्ती जैसे भी करके उसको वहां भेज दिया गया। दूसरी तरफ शहादत अली ने जो वादा किया था या पैसा देना था अंग्रेजों को, दिया अच्छा खासा। अब वो भी अवध का राज्य संभाल रहा है, और दूसरी तरफ वजीर अली किसी जगह पर, एक जगह विद्यमान है शायद कर्नाटक में, उसको 3 लाख रुपए वहां पर हर साल मिल रहे हैं। लेकिन अब यहां पर टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। हुआ क्या कि अंग्रेजों ने वजीर अली को अब वहां, जैसे कर्नाटक था, वो कर्नाटक से बुलाकर एक तीसरी जगह बुला लिया कि आ जाओ, हमें तुमसे बात करनी है। वजीर अली को यह बात समझ में नहीं आई या अच्छी नहीं लगी कि मैं क्यों आऊं, वहां क्यों जाऊं, वगैरह वगैरह, इस तरह की गुस्सा उसके मन में था। तो जिस शहर में वजीर अली रह रहा था, उस शहर के ही अंग्रेजों के वकील से वो मिला और उनको ये सारी बात बताई। वकील अंग्रेजों के पक्ष में था, तो अंग्रेजों के पक्ष में ही बातें कहने लगा, बल्कि वजीर अली को बुरा भी कहने लगा कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गाली गलौच भी हो गई शुरू। जब लड़ाई तक शुरू हो गई तो क्या किया वजीर अली ने उस वकील को मार दिया। अब स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। वजीर अली वहां से भाग गया और अंग्रेज उसके दुश्मन बन गए, अंग्रेज उसके पीछे पड़ गए। अब वहां से वो भागा तो वो हाथ नहीं लग रहा। ये कहानी थी। आगे की कहानी अभी बाकी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना। देखो, अभी जितना समझाया उतना समझो कि अब वो 5 महीने उसने शासन किया था। किसने? वजीर अली ने। याद रख लेना, वजीर अली ने 5 महीने शासन किया था अवध के दरबार में। ठीक है, तो अब आगे क्या हुआ? लेफ्टिनेंट, जो बातें चल रही हैं वो कंटिन्यू करते हैं। लेफ्टिनेंट कहता है कि कर्नल कालिंज, ये शहादत अली कौन है? अब वो पूछता है। अब कर्नल बताता है कि शहादत अली कौन है, मैंने तो आपको बता दिया, अब लेफ्टिनेंट को तो पता लगने दो। कर्नल कहते हैं आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन, मतलब वजीर अली का भी दुश्मन है। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहां लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। मतलब वजीर अली की पैदाइश जब हुई यानी जन्म हुआ तो शहादत अली की तो मौत जैसा ही काम हो गया। लेफ्टिनेंट, मगर शहादत अली को अवध के तख्त यानी कि सिंहासन पर बिठाने का क्या मसलहत थी, यानी क्या राज था? हमने क्यों बिठाया उसको? किसको? शहादत अली को अवध के सिंहासन पर क्यों बिठाया? यह बात लेफ्टिनेंट पूछता है। कर्नल कहता है कि शहादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसीलिए हमें अपनी आधी मुल्कियत यानी आधी जायदाद या दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद भी दिए। अब वो भी मजे करता है और हम भी, मतलब दोनों को फायदा। लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाहे जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। मतलब इसका भी मतलब समझो, ये बात सच्चाई भी थी कि जो ये वजीर अली है ना, ये अफगानिस्तान के जो बादशाह हैं, नाम है शाहे जमा। शाहे जमा भी दुश्मन थे अंग्रेजों के। तो वजीर अली ने कहा कि आप अंग्रेजों को मार गिराओ, हमारे देश में आओ और इनसे लड़ो। अफगानिस्तान के बादशाह शाहे जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी उसने। किसने? वजीर अली ने। कर्नल ने कहा अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी दी
और उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। अब लेफ्टिनेंट कहते हैं कि ये शमसुद्दौला कौन है। अब कर्नल ने जवाब दिया कि नवाब बंगाल का तिस्बती यानी रिश्ते में भाई होता है। इसके बारे में आप डिटेल में ना जानो, बहुत ही खतरनाक आदमी है, ये बात उसने बताई। आपको भी कह रहा हूं कि इतनी डिटेल इसमें आएगी नहीं, बस जितना मैंने आपको डिटेल में समझाना था डिटेल में समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। मतलब कंपनी कौन है यहां? अंग्रेजी कंपनी, मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, मतलब खिलाफ हो गए सब। कर्नल ने कहा जी हां, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के जो कारनामे हैं वो धरे रह जाएंगे। मतलब अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई, प्लासी के युद्ध में जीत हासिल की थी, तो वो तो धरे धराए रह जाएंगे, उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। और कंपनी में यानी ब्रिटिश कंपनी यानी अंग्रेजों ने जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुका है वो लॉर्ड वेजली के हाथों सब खो बैठेगा। मतलब क्या है इसका कि जो कुछ लॉर्ड क्लाइव कौन है? अंग्रेजी साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे लॉर्ड क्लाइव। उन्होंने ये शुरुआत की थी और उन्हीं के ही अंडर में बक्सर और प्लासी के युद्ध जीते गए हैं। मतलब काफी कुछ हासिल किया अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में, इनके अंडर में रहते हुए, इनके साम्राज्य में रहते हुए, इनके शासन में रहते हुए। लेकिन अब यानी 1799 में जो गवर्नर जनरल है, जिनके हाथों अब कमान है, जो शासक हैं, वो है लॉर्ड वेजली। तो जो इनके हाथों हासिल किया वो अब लॉर्ड वेजली के हाथों खो देंगे। मतलब जिस तरह के हालात हैं और हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम तो इनके शासन में गवा बैठेंगे, सब कुछ वापस जाना पड़ेगा। तो अब लेफ्टिनेंट कहते हैं वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी ना किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल ने कहा पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मतलब कुछ लोग और भी हैं जाबाज हैं, लेकिन जवान यानी जान की बाजी लगाने वाले हमेशा तैयार है। वो मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम देखो, मतलब कितना दमखम है उसके साथ, है तो मुट्ठी भर, और हम इतने ज्यादा होते हुए भी उनको पकड़ नहीं पा रहे। लेफ्टिनेंट कहने लगा सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। जाति तौर मतलब व्यक्ति पर्सनैलिटी रूप में या उसकी जो ताकत है वो भी काफी ज्यादा है, बहादुर है, इंटरनली वो बहुत मजबूत है। कर्नल ने कहा बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। मतलब कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया, क्या वो बहादुरी नहीं थी? मतलब बहादुरी तो थी। लेफ्टिनेंट ने कहा ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? अब वो कत्ल का किस्सा बताता है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका, मैं बस पढ़ता हूं। कर्नल ने कहा किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया था। मैं कर्नाटक कह रहा था, यहां बनारस की बात हो रही थी। तो बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर किया, मुकर्रर यानी तय कर दिया था। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने कलकत्ता तलब किया, कलकत्ता बुलाया, मतलब तलब किया यानी याद कर लिया। गवर्नर जनरल ने उसको कलकत्ता बुलाया वजीर अली को, लेकिन वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था, यानी वहीं उसी शहर में, और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब किया है, मतलब क्यों बुला रहा है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे ही बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल ने कहा अपने जानिसारों समेत, जानिसार यानी वफादार साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान यानी शासक ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। मतलब एक और शासक था आजमगढ़ का, उसने एक सुरक्षित जगह पर उनको पहुंचा दिया। किसको? वजीर अली और उनके साथियों को। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है, मतलब ये सब लोग यानी वजीर अली और उनके साथी यहीं पर ही इसी जंगल में हैं। लेफ्टिनेंट मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, मतलब वो क्या चाहता है? कर्नल ने कहा स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे। मतलब वो तो नेपाल चले जाएंगे वजीर अली और उसके साथी, और अफगानिस्तान हमला कर देगा, अपनी ताकत धीरे धीरे वो बढ़ा लेगा। कौन? वजीर अली। वजीर अली धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाएगा और शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा कर लेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल देगा। ये उसकी स्कीम थी। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है बच्चों, शहादत अली वजीर अली का क्या लगता है? एक बार कमेंट में जरूर बताना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो मेरे द्वारा बताई गई कहानी समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है शायद पहुंच भी गया हो। ये बात उसने लेफ्टिनेंट ने कही। कर्नल ने उसका जवाब दिया हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है, अंदर से अंदर आता है। मतलब अचानक एक सिपाही लेफ्टिनेंट और कर्नल के पास आता है। क्या कहता है कर्नल? उठकर क्या बात है, मतलब क्या हुआ? गोरा कहने लगा, मतलब वो जो सिपाही आया था उसको गोरा कहा। दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द मतलब धूल,
मिट्टी मिट्टी उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल ने कहा सिपाहियों से कह दो तैयार रहें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मिट्टी आ रही है मतलब कोई ना कोई आ रहा है वहां से सामने से। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट जो खिड़की के बाहर देखने में मसरूफ था, मतलब देख रहा था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है, गर्द मतलब धूल, धूल तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला रहा हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि काफी लोग आ रहे हैं, इतनी धूल उड़ रही है। हालांकि था सिर्फ एक ही वहां पर, और वो एक कौन है आप समझ ही गए हैं, यानी वजीर अली। लेकिन वो इतना ताकतवर था कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सेना के साथ आ रहा हो, इतनी धूल उड़ाते हुए वो आ रहा था, पूरा एक काफिला चला रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल ने कहा खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, देख लिया, सरपट घोड़ा दौड़ाई चले आ रहा है। लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से क्या कहता है, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। अब लेफ्टिनेंट, शुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही, मतलब संदेह तो कुछ रहा ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है, मतलब कोई संदेह नहीं है। अब टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। टापो मतलब घोड़ा टप 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 करता हुआ आता है ना आवाज करते हुए, तो उसकी आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार उतरता है, मतलब वो घोड़े से उतरता है। अब ये सवार कौन है, वजीर अली है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, लेकिन नाटक में बाद में ये खुलासा होगा। तो ये सवार उतरता है बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। अब वो बाहर से ही आवाज करता है, किससे कहता है, उस गोरे से या उस सिपाही से कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा कहता है चिल्लाकर बहुत खूब। अब सवार बाहर से ही कहता है कि सी, मतलब अभी वो कुछ कहना ही चाहता है, इतने में गोरा अंदर आ जाता है। सी का मतलब अब वो कुछ क्या कहना चाह रहा है, या ये कहना चाह रहा हो कि मैं सीधा अंदर चला जाऊं, ऐसा कुछ बोलना है, लेकिन वो उसकी आधी बात ही रह जाती है। गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। अब वो कर्नल कहता है कि भेज दो। लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली का कोई आदमी होगा, मतलब एक होता है ना कि अब आया है, वजीर अली को के बारे में ही कुछ बताने आया होगा, वजीर अली का ही कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा, ये उसने अंदाजा लगाया। कर्नल ने कहा खामोश रहो, बोलो मत वजीर अली का नाम। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। तन्हाई का मतलब एकांत, मुझे एकांत चाहिए और कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। मतलब वहां पर लेफ्टिनेंट भी था और वो सिपाही भी था, तो वो पूरे टेंट में अकेला पाना चाहता है उस कर्नल के साथ, यानी अकेले में बात करना चाहता है, तो इसीलिए कहता है वो तन्हाई तन्हाई। तब कर्नल कहता है कि साहब यहां कोई गैर आदमी नहीं है, सब अपने ही हैं, आप राजे दिल कह दो, राजे दिल मतलब दिल की बात कह दो। सवार कहता है दीवार हम गोश दारद, तन्हाई मतलब दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए मुझे तन्हाई यानी एकांत चाहिए। अब कर्नल बेचारा क्या करता, कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, यानी अकेले रह जाते हैं, तो जरा वक्फे यानी रुकने के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, क्या कहता है वो लिखा हुआ है यहां आगे। सवार ने कहा आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला हुआ है, मतलब यहां इस जगह पर क्यों खेमा डाल दिया, यानी ये टेंट या तंबू क्यों गाड़ दिए, यहां क्यों इकट्ठे हुए हो। मुकाम मतलब पड़ाव पर। कर्नल ने कहा कंपनी का हुक्म है, यानी अंग्रेजी सरकार का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि वो उसके सामने ही है वजीर अली, उसको पता ही नहीं है वजीर अली कौन है। सवार लेकिन इतना लाव लश्कर के क्या मायने, लाव लश्कर मतलब ये इतनी सेना युद्ध सामग्री, इसका क्या मतलब, इतना सब कुछ क्यों। कर्नल ने कहा गिरफ्तारी में मदद के लिए, मतलब मदद आएगा, मदद होगी इससे। सवार ने कहा वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल ने कहा क्यों। सवार ने कहा वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल ने कहा मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं, मतलब आप क्यों आए हैं। सवार ने कहा चंद कारतूस, मतलब मुझे कुछ चंद कारतूस चाहिए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं, ये बात उसने कही। अब ये बात सुनकर उसको तो खुशी मिल गई कि हमारे साथ कोई और लोग भी हैं जो वजीर अली को पकड़ना चाहते हैं, उसको ये पता ही नहीं कि वजीर अली ही है सामने। अब स्थिति क्या हुई आगे देखना। तो सवार ने कहा चंद कारतूस। कर्नल ने कहा किस लिए। सवार ने कहा वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ने ये लो 10 कारतूस हैं। अब उसको वो कारतूस दे देता है। आगे क्या होता है ये एक चित्र जो आपके बुक में भी छपा हुआ है। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। कर्नल ने कहा आपका नाम क्या है, मतलब नाम तो बताओ। सवार ने वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं। ये कहकर वो चला जाता है, ये कहकर बाहर चला जाता है। टापो का शोर सुनाई देता है, टापो का मतलब वो घोड़े पर बैठ चुका है और वो जा चुका है। अब कर्नल एक सन्नाटे में है, बेचारा हक्का बक्का रहकर खड़ा रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया हुआ क्या, मतलब वजीर अली आया और कारतूस लेकर चला गया और उसने दे भी दिए। कमाल की बात है ना, और ये सच्ची घटना है। कर्नल एक सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन था, मतलब पूछा कि कौन था। कर्नल ने जवाब दिया दबी जबान से अपने आप से कहता है एक जाबाज सिपाही। बच्चों आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया है, जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो चाहिए होंगे। लेकिन आपको ये मिलेंगे कहां, मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर चले जाओ, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास, इस नाम से आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको कुछ इस तरह से
से ये सारी चीजें मतलब ये तीनों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो आ देखे जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वजीर अली के दिल में किसके लिए नफरत थी? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। वजीर अली के दिल में किसके लिए नफरत थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए किसान के लिए, बी जमींदार के लिए, सी अंग्रेजों के लिए, डी अपने लिए। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी अंग्रेजों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कर्नल कालिंज की बात कौन सुन रहा था? आपके ऑप्शन ए सादत अली, बी गुलाम अली लेफ्टिनेंट, या डी कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पूरी फौज किसका पीछा कर रही थी? आपके ऑप्शन ए सादत अली का, बी नवाब अली का, सी वजीर अली का, या डी कर्नल कालिंज का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी वजीर अली का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वजीर अली कैसा सिपाही था? आसान सा है। ए निडर, बी साहसी जाबाज, या डी सभी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी सभी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। लेकिन इस लिंक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। और अगर आपको उनसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।